हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका CCS LTC रूल 1988 के लेक्चर नंबर 4 में। आपको पता है कि इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले कृपया कर आप उनको देख लीजिए, उसके बाद ही आप लेक्चर 4 से अपना कंटिन्यू कीजिए। अगर आप पहले की वीडियोज़ नहीं देखोगे तो आपको फिर कुछ समझ आने वाला नहीं है। इसमें हम कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं, जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आने वाला है। जैसा कि आपको और पता भी होगा कि हम हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग के वैकेंसीज निकले हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी में, उसके लिए आपको डोमेन नॉलेज के अंतर्गत कुछ एक्ट आने वाले हैं, तो उनकी ही हम तैयारी आपके लिए करा रहे हैं। जिसमें आपकी जो पोस्ट हैं LDC, UDC, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और कई सारी पोस्ट हैं, उनके लिए आपको काम आने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि हम अब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी तैयारी कराने वाले हैं। और अगर आपका जो सहयोग रहा बढ़िया, तो फिर हम जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है उसको भी कवर कराने वाले हैं। तो सारा कुछ आप पर ही डिपेंड है। अगर हमारे वीडियो को अच्छे लाइक, व्यूज़ और हमारे चैनल को अगर अच्छा सब्सक्राइब मिल रहा है, तभी जाके हम डिस्क्रिप्टिव वाला और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो आज हमको नियम 13 से पढ़ना था, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी मैं एक बार बता दूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई किसी भी प्रकार से दिक्कत ना आए। हालांकि हम आपको MCQ सीरीज़ में सारा कुछ कंप्लीट कराने वाले हैं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि एक बार आपको मैं थ्योरी में भी वो चीज़ कवर करा दे रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या होती है, नई भर्ती होती है ना, तो जो नया कर्मचारी होता है तो उसके लिए LTC के लिए अलग रूल होते हैं। मैंने आपको कल बताया था, तो उसके लिए मैंने आज आपके लिए एक टेबल भी लाया हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस तारीख से आप ज्वाइन करते हो उस तारीख से लेकर 1 साल तक आपको किसी भी प्रकार की LTC नहीं मिलती है। मैंने आपको बताया था शुरू के 1 साल में किसी भी कर्मचारी को LTC नहीं मिलती है। तो आप इसमें देख सकते हो 1/9/2008 को उसने ज्वाइन किया और 31/8/2009 को उसका क्या हो जाएगा, पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा उसका। तो उसको 1 साल में कोई भी किसी भी प्रकार की LTC उसको नहीं मिली, नील रखा हुआ है। अब इसके बाद से उसको LTC मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नई भर्ती होती है उनके लिए हर साल LTC मिलती है। कब तक मिलती है? 8 सालों तक उस LTC मिलती है। मैंने क्या बोला है, जो नया कर्मचारी होता है, मैं आपको कल बता चुका हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि आज और अच्छे से क्लियर कर दूँ। जो नया कर्मचारी होता है उसको 8 साल तक लगातार क्या मिलती है, LTC मिलती है। लेकिन जैसे उसके 8 साल होते हैं फिर उसको हर 2 साल में क्या मिलने लगती है, LTC मिलने लगती है। तो आज हमें यह देखने वाले हैं कि नए कर्मचारियों को किस प्रकार से LTC मिलती हैं। तो देखो, पहला ईयर तो नील रहेगा, पहले साल में तो नहीं मिलती LTC, आपको पता है। अब देखो, इसका दूसरा साल शुरू कब से होगा, 1/9/2009 से इसका शुरू हुआ है और 31/12/2009 को इसका साल ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कल भी और आज भी बता दूं कि LTC का जो लास्ट ऑफ द ईयर या लास्ट ऑफ द जो मंथ काउंट होगा वो आपका दिसंबर ही होगा। चाहे भली आपने चाहे सितंबर में जो आपका LTC स्टार्ट हुआ हो, चाहे आपने दिसंबर में ही किया हो, चाहे आपने जनवरी में किया हो, लेकिन जो आपका LTC का जो लास्ट मंथ माना जाएगा वो आपका 31 दिसंबर को ही माना जाएगा। मतलब आपका सितंबर से दिसंबर तक में ही उसका क्या हो जाएगा, 1 साल माना जाएगा। समझ आ गया है? तो इसमें वो अपनी पहली LTC को ले सकता है। दूसरी LTC कब लेगा, वो 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक वो अपनी दूसरी LTC ले लेगा। ऐसे ही तीसरी LTC ले लेगा और जो लास्ट का जो चौथा साल होगा उसमें वो क्या ले सकता है, ऑल इंडिया LTC को ले सकता है। फिर ऐसे ही स्टार्ट होगा कि शुरू के 3 साल में वो होम टाउन की LTC लेगा और जो लास्ट का जो ईयर होगा उसमें वो क्या ले लेगा, ऑल इंडिया LTC ले लेगा। समझ आ गया है मैंने क्या बोला है? फिर जो उसका 1 साल रहेगा वो उसका नील रहेगा और उसके बाद वो फिर से क्या करेगा, उसका जो न्यू LTC का ब्लॉक है वो चालू हो जाएगा। तो यही मैं आपको कल बताना चाह रहा था और आज मैंने आपको उसको टेबल से और अच्छे से बता दिया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा जो नया कर्मचारी होता है उसके लिए LTC कैसे काउंट की जाती है। समझ आ गया है? चलो, अब हम और भी कई चीज़ देखने वाले हैं। नियम 13 हम लास्ट, मतलब जो हमारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं एक ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम नियम 13 अपना शुरू करेंगे।
पहली चीज़ आपको याद रखना है, प्रीमियम ट्रेनों से यात्रा करें, मतलब 1/7/2017, मतलब आपका 1 जुलाई 2017 से जो प्रीमियम ट्रेनों से यात्रा करें, ट्रेनें प्रीमियम तत्काल ट्रेनें और सुविधा ट्रेनें में यात्रा की अनुमति है, तत्काल या प्रीमियम शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। मतलब क्या है, आपको 1 जुलाई, आपको डेट भी याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 से आपके लिए प्रीमियम तत्काल, सुविधा ट्रेन और प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। और इसके लिए आपको जो रिम्बर्समेंट भी होता है, जो प्रतिपूर्ति भी होती है ना, वो भी आपको इसके लिए मिल जाएगी, चाहे आपका तत्काल का हो चाहे आपका नॉन तत्काल का हो। आपको इसका जो प्रतिपूर्ति है, जो रिम्बर्समेंट है, वो आपको मिलने वाला है। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से आपके लिए प्रीमियम ट्रेनों का नया नियम आया है, तो आपको इसको याद रखना है। फिर इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है सड़क मार्ग से यात्रा। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करते हो तो कुछ इसमें आपको महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी काम आने वाला है और एमसीक्यू जो पेपर होगा आपको उसमें भी काम आने वाला है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या हाईलाइट करना है। तो इसमें लिखा हुआ है स्थानांतरण के दौरान की जाने वाली यात्राओं के मामलों में पात्रताएं समान होंगी। मतलब जो ट्रांसफ़र के दौरान जो आप यात्राएं करते हो उसके लिए जो पात्रताएं हैं वो समान होंगी। सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम द्वारा संचालित वाहनों में की गई यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है। मतलब क्या बोलना चाहता है, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वाहन हो, बसेस हो, कुछ भी हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका लोकल बॉडी का हो, किसी के भी द्वारा संचालित अगर कोई सार्वजनिक वाहन चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, प्रतिपूर्ति। मतलब उसके लिए आपको रिम्बर्समेंट है वो आपके लिए मिलने वाला है। फिर इसमें लिखा है किसी सार्वजनिक परिवहन से जुड़े ना होने पर वाले स्थान के बीच यात्रा के मामले में सरकारी कर्मचारी को स्वप्रमाणन के आधार पर निजी व्यक्तिगत परिवहन द्वारा कवर की गई आने जाने की यात्रा के लिए अधिकतम 200 किलोमीटर की सीमा के लिए उसकी पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। मतलब क्या है, मतलब उसका यह है कि सपोज आप इसको ऐसे याद रखो कि कोई व्यक्ति सागर में क्या कर रहा है, हेडक्वार्टर है, मतलब सागर में वो अपना नौकरी कर रहा है। अब वो कहाँ गया, वो सागर से कहाँ चला गया, सागर से चला गया वो भोपाल, है ना, सागर से भोपाल गया। अब उसको भोपाल से कहाँ जाना है, सपोज उसको भोपाल से सांची जाना है। कहाँ जाना है, सांची जाना है। लेकिन सांची के लिए ना तो उसके पास कोई ट्रेन है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ना ही उसके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की ना जो बस हैं, है ना, दोनों चीज़ नहीं है। तो वो क्या करेगा, इसमें वो पर्सनल टैक्सी करके भी जा सकता है, अपने पर्सनल वाहन से भी जा सकता है। तो बोला गया है कि अगर वो पर्सनल गाड़ी करके जाता है तो उसको मैक्सिमम, आपको याद रखना है, उसको मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक के लिए प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। इससे ज़्यादा का अगर आप किलोमीटर का अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको उसमें फिर प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। सिर्फ आपको 200, चाहे आप 500 किलोमीटर कर लो, चाहे आप 100 किलोमीटर कर लो, चाहे आप 1000 कर लो, आपको मिलने वाला सिर्फ कितने किलोमीटर तक का है, 200 किलोमीटर तक का आपको मिलने वाला है। और 200 किलोमीटर में आपका आने जाने दोनों का शामिल किया गया है, ना कि सिर्फ जाने का। तो समझ आ गया है क्या बोलना चाह रहा है। जहाँ पर आपके लिए बसेज ना हो, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको अपने प्राइवेट वाहन से जाना है तो उसके लिए आपको प्रतिपूर्ति मिलेगी। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको उसकी लिमिट याद रखना है, आने जाने का आपका 200 किलोमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा का नहीं होगा अगर आपका, तो फिर आपको प्रतिपूर्ति मिलेगी तो, लेकिन आपको सिर्फ 200 किलोमीटर तक की ही मिलेगी, उससे ज़्यादा की आपको नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, अगर आप 500 किलोमीटर आपने यात्रा किया है तो आपको इसमें सिर्फ 200 किलोमीटर तक का ही मिलेगा, 300 किलोमीटर का आपको खुद ही वहन करना पड़ेगा। समझ आ गया है। चलो अब हम देख रहे हैं इसमें हवाई यात्रा। अब इसमें हवाई यात्रा के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो इसमें लिखा है एलटीसी पर हवाई यात्रा करने के हकदार सरकारी कर्मचारी निजी एयरलाइनों से यात्रा कर सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाहता है वो, कि अगर आप एयर के लिए आप इंटाइटलमेंट हो तो आप प्राइवेट जो एयरलाइंस होती हैं उनमें भी यात्रा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एयर इंडिया में ही आपको ट्रैवल यात्रा करनी है, नहीं, आप प्राइवेट जो एयरलाइन होते हैं, स्पाइसजेट हो गया और भी कई एयरलाइंस हो गया, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो। पहली चीज़ आपको समझ आ गई है। दूसरी इसमें चीज़ लिखी है
टिकटों की बुकिंग 3 अधिकृत ट्रेवल एजेंटों, अर्थात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको तीनों आपको ट्रेवल एजेंटों के नाम याद होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ से अपनी जो एरोप्लेन की आप जो टिकट है वो बुक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इन तीनों एजेंटों से आप बुक कराते हो तभी जाके आपको प्रतिपूर्ति मिलेगी, अगर इसके अलावा आप कहीं और से कराते हो तो आपको नहीं मिलने वाला है ना। तो 3 कौन कौन सी हैं? पहली तो आपको याद रखना है बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड, पहली तो कौन सी है? बामर एंड लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड। दूसरा कौन है? अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स, दूसरा कौन है? अशोक ट्रेवल्स एंड टूर। और थर्ड एंड लास्ट कौन सा है? IRCT। अगर आप सीधे या तीन अधिकृत एजेंसी के सेल्फ बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग, वेबसाइट, पोर्टल से अगर आप कर रहे हो तो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, अगर इसके अलावा आप किसी और से करते हो तो आपको फिर नहीं मिलने वाला है। तो आपको याद रखना है तीनों कौन कौन से हैं? बामर एंड लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, दूसरा है अशोक ट्रेवल्स, तीसरा कौन है? IRCT। तीनों आपको पोर्टल, वेबसाइट और जो भी ये हैं आपको नाम याद रखने हैं। तो 2 चीज़ हमने देख ली हैं, आप प्राइवेट एयरलाइन से भी ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा में 3 इसमें एजेंसियों के नाम देखे हैं जहाँ से आपको टिकट बुक करनी है। फिर तीसरा इसमें क्या है? टिकट बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंट का चयन सुविधा और सेवा की गुणवत्ता के आधार पर अधिकारी पर छोड़ दिया गया है। मतलब यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किससे टिकट अपनी बुक कराना है ना। एजेंसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, जो एजेंसी का जो शुल्क होगा वह भुगतान नहीं किया जाएगा। टिकट यात्रा की इच्छित तिथि से 21 दिन पहले बुक किए जाने चाहिए। मतलब इसमें क्या बोला गया है? अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल करने से आप 21 दिन पहले आप अपनी टिकट को बुक कर लो, कंपलसरी नहीं है। अगर आप 21 दिन पहले बुक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ये बोला है कंपलसरी नहीं है ना। आपको बोला है कि आप 21 दिन पहले अगर आपको, जैसे अगर आपको 22 तारीख को आपको घूमने जाना है तो आप 1 तारीख तक आप हर हाल में आप अपनी जो एरोप्लेन की टिकट है आप उसको बुक कर लो। कंपलसरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बोला है कि 21 दिन के अंदर अंदर आप अपनी टिकट बुक कर लो, है ना। चलो फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कर्मचारी अपनी पात्रता वाली श्रेणी में सर्वोत्तम उपलब्ध किराया चुन सकते हैं, जो सबसे सस्ता किराया हो, अधिमान्य नॉन स्टॉप उड़ानें। मतलब क्या बोला है? इसमें बोला है कि आप अपने एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास को चुन सकते हो जो बेस्ट है, लेकिन आपको किराया सिर्फ जो सबसे कम होगा उसका ही आपको मिलने वाला है। और आपके लिए नॉन स्टॉप उड़ानें भी क्या की गई हैं? मतलब अगर आप चाहो कि आप नॉन स्टॉप फ्लाइट से भी आप ट्रैवल करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसके लिए भी आपका अधिमान्य कर दिया गया है। तो मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ आपको एकदम ध्यान से सुनना है, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि नॉन स्टॉप फ्लाइट से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ सारा महत्वपूर्ण है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? अगला इसमें लिखा हुआ है कर्मचारी LTC पर यात्रा की इच्छित तिथि से कम 21 दिन पहले हवाई जहाज़ की टिकट बुक कर सकते हैं। कर्मचारी को अनावश्यक रद्दीकरण से बचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इच्छित यात्री से 24 घंटे से कम समय पहले किए गए रद्दीकरण के लिए कर्मचारी द्वारा स्वघोषित औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप 24 घंटे से कम समय में अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करते हो तो भैया आपको एक औचित्य कारण बताना पड़ेगा कि आपने अपनी टिकट को कैंसिल क्यों किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कर्मचारी को LTC पर इच्छित यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 टिकट बुक करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं वे भी एयरलाइंस से यात्रा कर सकते हैं तथा पात्र श्रेणी के अनुसार रेल किराए की प्रतिपूर्ति पर दावा कर सकते हैं। मतलब क्या है? ऐसे कोई कर्मचारी AC सेकंड क्लास के लिए क्या है? एंटाइटलमेंट है, लेकिन उसका मन है कि हमको एरोप्लेन से या बाय एयर हमको ट्रैवल करना है, तो उसको जितना उसको AC क्लास में जितना किराया लगेगा उसको वो किराया वो अपना प्लेन की टिकट में के लिए अपना कर सकता है, खर्च कर सकता है ना। बाकी का फिर जो ऊपर का खर्च होगा वो उसको स्वयं ही अपना देना पड़ेगा। तो समझ आ गया उसमें क्या बोला है? उसमें बोला है कि जो कर्मचारी हवाई के लिए पात्र नहीं है वह भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं तथा पात्र श्रेणी के अनुसार रेल किराए की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपका उतने ही का आपका प्लेन का टिकट आ रहा है उतने ही आपका ट्रेन का टिकट आ रहा है तो आप प्लेन का टिकट के लिए आप दावा कर सकते हो। मतलब उसमें यह बोला है, समझ आ गया है।
चलो अगला क्या है, इसमें लिखा है 9/9/2016, मतलब 9 सितंबर 2016 से प्रभावी है। गतिशील किराया घटक स्वीकार नहीं होगा। जहां गैर पात्र सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करते हैं और राजधानी शताब्दी दुरांतो ट्रेनों की पात्र श्रेणी की प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं, गतिशील किराया घटक को घटाने के बाद किराए के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। कुछ काम का नहीं है, उसको अलग करो। फिर इसमें लिखा हुआ है IRCT द्वारा संचालित टूर पैकेजों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति है। मतलब क्या है, IRCT भी आपको पता है कि ट्रैवल टूर का पैकेज करता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रतिपूर्ति आप ले सकते हो, जिसमें आपकी हवाई यात्रा को भी शामिल किया गया है। फिर इसमें एक चीज़ और लिखा है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट आपका कोई गेम नहीं है, स्पोर्ट का हम आगे पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट बहुत अच्छे से। तो इसमें लिखा है स्पोर्ट द्वारा लक्षद्वीप के लिए लक्षद्वीप प्रशासन के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा संचालित हवाई जहाज़ों पर आयोजित टूर पैकेजों को शर्तों के अधीन LTC की यात्रा के उद्देश्य से अनुमति दी जाएगी। तो हम स्पोर्ट पढ़ने वाले हो, तो आप इसको भी अभी ड्रॉप कर दो, हम इसको आगे ही देखने वाले हैं। तो आपको इतना समझ आ गया है कि हमने क्या क्या देखा है, तो मैं आपको एक बार सारा बता दे रहा हूँ। हमने क्या देख लिया है, हमने जो नए कर्मचारी आते हैं उनके लिए जो LTC के नियम होते हैं 8 साल के, हमने उनको देख लिया है। हमने प्रीमियम ट्रेन देख ली कि कब से लागू किए गए हैं, तो 1 जुलाई 2017 से आपके लिए लागू कर दिए गए हैं। हमने सड़क में भी देखा है, अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से जाते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स आपको 200 किलोमीटर तक के लिए आपको प्रतिपूर्ति मिलने वाली है। हमने हवाई यात्रा भी देख ली कि आप प्राइवेट एयरलाइन से ट्रैवल कर सकते हो। 3 आपको कंपनियां दी गई हैं कि आप वहां से अपनी टिकट को बुक करो तो आपको जो प्रतिपूर्ति वो मिलने वाली है। आप कम से कम अगर आप 21 दिन में आप ट्रैवल के लिए आप टिकट बुक करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 24 घंटे से कम में अगर आप अपनी कैंसिल करते हो तो आपको भैया स्वप्रमाण है ना, आपको एक कारण देना पड़ेगा कि भैया आपने क्यों कैंसिल किया है। चलो तो अब हम देखने वाले हैं स्पोर्ट। तो स्पोर्ट है क्या, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म याद रखना है। तो स्पोर्ट्स का फुल फॉर्म होगा सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। तो इसका फुल फॉर्म आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना है, मस्ट है आपको इसको याद रखना। एग्जाम में आपको सीधा पूछ लिया जाएगा, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक आपके लिए OM आया था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए लिखी हुई थी। तो हम सबसे पहले देखो, इसको आपको कुछ इसको नहीं पढ़ना है, आपको ये भी नहीं देखना है। हाँ, ये देख लीजिए आपकी क्या होता है। देखो, इस मामले पर व्यय विभाग और लक्षद्वीप संघ राज्य के परामर्श से इस विभाग में विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि लक्षद्वीप प्रशासन के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा संचालित जहाज़ों पर स्पोर्ट्स द्वारा लक्षद्वीप द्वीपों के लिए आयोजित किए जाने वाले टूर पैकेज को निम्नलिखित शर्तों के अधीन LTC यात्रा के उद्देश्य से अनुमति दी जाएगी। मतलब जो स्पोर्ट्स है वो आपको किस लिए दिया जाता है, किस लिए दिया जा रहा है कि आप लक्षद्वीप को घूम के आओ, है ना। लक्षद्वीप के प्रमोशन के लिए जो स्पोर्ट्स है वो काम करता है। अब इसमें लिखा हुआ है, आपको तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना। इसमें सिर्फ आपको 3 बातें याद रखना है। पहली बात कौन सी है, स्पोर्ट्स पर्यटकों को विभिन्न टूर पैकेज प्रदान कर रहा है जिसका किराया गंतव्य के लिए चुने गए परिवहन और आवास के अनुसार लिया जाएगा। संबंधित टूर पैकेज के लिए केवल परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो आपको ये मस्ट है, आपको याद रखना है कि आपको स्पोर्ट्स के द्वारा केवल आपको परिवहन का ही रिम्बर्समेंट किया जाएगा। अगर आप आवास करते हो, खाते पीते हो, इसका कोई भी आपके लिए प्रतिपूर्ति नहीं होगी। सिर्फ आपको LTC किसके लिए मिलती है आपको पता है, सिर्फ आने जाने के लिए मिलती है, परिवहन के लिए ही मिलती है। तो आपको इसमें सिर्फ परिवहन का ही क्या मिलने वाला है, सिर्फ प्रतिपूर्ति मिलने वाला है। आवास के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रतिपूर्ति नहीं मिलने वाला है। तो आपको पहली चीज़ इसमें याद रखना है। फिर दूसरी इसमें क्या चीज़ है, दूसरी इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, स्पोर्ट्स सरकारी कर्मचारी को परिवहन शुल्क के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो क्या करेगा स्पोर्ट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो उनके लिए परिवहन शुल्क के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें किराया घटकों को अलग से दर्शाया जाएगा और यह प्रमाणित किया जाएगा कि यात्रा वास्तव में सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी। मतलब आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, उसमें आपके जो किराया होंगे कैसे कैसे उसको भी आपको दर्शाया जाएगा और उसमें आपको यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि रियल में आपने स्पोर्ट्स के तहत आपने यात्रा की हुई है,
चाहे आपने की हो चाहे आपके परिवार ने की हो, और जिसके लिए वह छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर रहा है, मतलब जिसके लिए उसने एलटीसी को लिया हुआ है ना, तो उसमें आपको एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है नाव जहाज द्वारा की गई यात्रा के लिए किराया प्रतिपूर्ति समुद्र या नदी स्ट्रीमर द्वारा यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी की यात्रा भत्ता की पात्रता के अनुसार की जाएगी। मतलब क्या है कि आप जिस ग्रुप के हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेड पे के हिसाब से आप किसके लिए इंटाइटल्ड हो, है ना, तो जो भी सरकारी कर्मचारी होगा वो अपनी ग्रेड पे के अनुसार जिसके लिए भी पात्र होगा, जिसके लिए भी इंटाइटल्ड होगा, वो उसमें यात्रा कर सकता है। तो सिंपल आपको 3 चीज़ों को याद रखना है कि स्पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो स्पोर्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट। हमने इसमें 3 बातें देखी हैं। क्या देखा है कि आपको इसमें सिर्फ परिवहन का ही आपको प्रतिपूर्ति मिलने वाला है, आवास का नहीं मिलने वाला है। एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, उसमें सारा कुछ विवरण मिलने वाला है, और आपको अपनी एंटाइटलमेंट क्लास के अनुसार ही आपको क्या मिलने वाला है, पात्रता के अनुसार ही आपको वो मिलने वाला है, प्रतिपूर्ति आपको मिलने वाली है। तो आई थिंक आपको स्पोर्ट्स भी समझ आ गया होगा कि स्पोर्ट्स आखिर में है क्या, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका ये एक्ट खत्म होगा हम आपको डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं, और हम डेली आपको एक क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर देने वाले हैं, जहां पर आपको, जैसे आज मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो आप हमको वो लिख के भी सेंड कर सकते हो, आप खुद से भी आप उसको लिख सकते हो, और उसके ही फिर हम आपको नेक्स्ट दिन हम उसके आंसर, मतलब मॉडल आंसर भी हम आपको दे देंगे कि हाँ आपको इस क्वेश्चन में आपको ये आंसर में लिखना था। और जल्दी ही हम आपके लिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी शुरू करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो ही हम नोटिंग और ड्राफ्टिंग वाला जो पोर्शन है उसको करेंगे। अगर व्यूज़ और सब्सक्राइब अगर नहीं होता है चैनल पर, लाइक्स नहीं होते हैं, तो फिर हम उसको नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्ट तक ही सीमित रहेंगे। और अगर हमको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव पेपर वाला भी नहीं करने वाले हैं। तो सारा कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है कि आप हमारे वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सारा कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड होने वाला है ना। चलो अब हम अगली एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाले हैं, यह भी आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार की यात्रा के लिए विशेष छूट। देखो, लक्षद्वीप के लिए हमने स्पोर्ट्स देख लिया है ना। अब हमको देखना है नॉर्थ ईस्ट अपना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार के लिए भी आपको एक विशेष छूट मिलने वाली है। अब क्या छूट है, चलो हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हवाई यात्रा की अनुमति देने वाली योजना को 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2024 तक 2 सालों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया गया है। मतलब क्या कर दिया है इन्होंने, बढ़ा दिया है। ठीक है, एक ऐसा कुछ काम का नहीं था, अब जो काम का है अब आने वाला है। इसमें लिखा है गृहनगर एलटीसी के बदले, मतलब जो आपकी जो होम टाउन एलटीसी है, आप उसके बदले आप चाहो तो पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार में जाने के लिए आप एलटीसी को ले सकते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो आपकी होम टाउन एलटीसी है उसके जगह आप इसके लिए आप एलटीसी ले सकते हो। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, गैर पात्र सरकारी कर्मचारी को पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार की यात्रा के लिए हवाई यात्रा की सुविधा। मतलब क्या है इसका, कि जो भी सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं उनके लिए भी हवाई यात्रा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। क्या बोला है मैंने, कि जो भी कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है, उनके लिए भी हवाई यात्रा की सुविधाएं दी जाएंगी। अब कैसे दी जाएंगी हम आगे देखने वाले हैं। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, निजी एयरलाइनों द्वारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट अपना इंडिया और अंडमान निकोबार की यात्रा करने की अनुमति है। मतलब आप प्राइवेट एयरलाइंसों से भी इनकी यात्रा कर सकते हो। तो 3 चीज़ें हमने क्या क्या देख ली हैं इसमें, कि आप होम टाउन एलटीसी के बदले आप इसके लिए आप एलटीसी ले सकते हो, है ना। जो
जो कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए एंटाइटल नहीं है वो भी हवाई यात्रा कर सकते हैं, और आप निजी जो एयरलाइंस हैं, आप प्राइवेट एयरलाइंस आप उनसे भी आप यात्रा कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ नियम और कुछ शर्तें दी हुई हैं, तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसके तहत आप ट्रैवल कर सकते हो। तो पहली शर्त है आपकी कि सभी पात्र कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में अपने एक गृह नगर एलटीसी के रूपांतरण के बदले पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है वो कि जैसा आपको पता है कि 4 ईयर का आपका एक ब्लॉक ईयर होता है, जिसमें जो नया कर्मचारी होता है उसको 3 होम टाउन एलटीसी मिलती है, मैंने आपको बताया था अभी टेबल में। और जो आपके पुराने कर्मचारी हैं उनको आप 4 साल में केवल 2 एलटीसी मिलती है, 2 साल में उनको 1 एलटीसी मिलती है होम टाउन के लिए। तो वो केवल एक के लिए ही क्या है, पात्र हैं। आप सिर्फ एक होम टाउन एलटीसी के बदले आप जो 3 जगह हैं आप उनके घूमने के लिए आप एलटीसी ले सकते हो। समझ आ गया है। फिर इसमें दूसरा क्या लिखा है, इसमें दूसरा लिखा है जिन सरकारी कर्मचारियों का गृहनगर और मुख्यालय तैनाती का स्थान एक ही है उन्हें धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है। सॉरी, इसमें धर्म परिवर्तन नहीं आएगा, 1 सेकेंड रुकना। यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं, यहाँ पे एलटीसी को आप चेंज नहीं करा सकते। मतलब क्या है कि जिन व्यक्तियों का जो होम टाउन है और जहाँ पर वो नौकरी कर रहा है हेडक्वार्टर अगर सेम सिटी है तो उनको भैया एलटीसी मिलने ही नहीं होम टाउन की, तो भैया वो अपनी चेंज भी नहीं करा सकते, फिर उनको ऑल इंडिया एलटीसी लेके ही ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ आया है? नहीं समझ आया? देखो, अगर किसी व्यक्ति का होम टाउन और जहाँ पर वो नौकरी कर रहा है अगर सेम है तो उसको होम टाउन एलटीसी क्यों मिलेगा, और उसको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा तो होम टाउन एलटीसी को चेंज करा के फिर वो घूमने भी नहीं जा सकता है। सिंपल सी चीज़ें ये लिखी हुई है, ठीक है। चलो तीसरा क्या है, तीसरा इसमें दिया हुआ है सरकारी कर्मचारी जिसका गृह नगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार में स्थित है उसे भी गृह परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलटीसी उपर्युक्त 4 क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जाने के लिए सिवाय उस क्षेत्र में जिसमें उसका गृह नगर स्थित है। तो देखो, सपोज कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में रहता है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपनी एलटीसी को क्या नहीं कर सकता है, चेंज नहीं करा सकता। किसके लिए? घूमने के लिए। लेकिन वो जो 3 जगह और हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और लद्दाख हो गया, है ना, तो इसके लिए वो अपनी होम टाउन एलटीसी को चेंज करा सकता है। तो समझ आ गया, जहाँ पर वो रहता है अगर इन 4 स्थानों में से, और वहीं के लिए वो अपनी होम टाउन एलटीसी को चेंज नहीं करा सकता है। चौथा क्या है, नए भर्ती किए गए कर्मचारी को 4 वर्षों के ब्लॉकों में उनके लिए लागू 3 गृह नगर एलटीसी में एक को परिवर्तन करने की अनुमति है। 4 वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसी भी स्थान पर हवाई यात्रा के लिए गृह नगर एलटीसी का एक अतिरिक्त रूपांतरण की अनुमति है। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो आपको पता है कि जो नए कर्मचारी होते हैं उनको हर साल एलटीसी मिलती है और 3 साल उनको क्या मिलती है, होम टाउन एलटीसी मिलती है ना। तो वो 3 में से वो किसी एक के लिए वो क्या कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं और करा सकते हैं, है ना। और उसमें से भी कहीं पर भी उनको घूमना हो वो घूम सकते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो पहली एलटीसी में तो वो जा सकते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ की छूट और दी गई है कि अगर वो चाहें तो दूसरी होम टाउन एलटीसी को भी चेंज करा के वो कहाँ पर जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जा सकते हैं। इसमें वो दूसरी एलटीसी में वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान निकोबार नहीं जा सकते हैं, सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। तो समझ आ गया है कि पहली बार अगर वो अपनी एलटीसी चेंज करा रहा है तो वो 4 में से कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार भी एलटीसी को अपनी चेंज करा रहा होम टाउन के लिए तो सिर्फ वो जम्मू कश्मीर जा सकता है या फिर वो लद्दाख जा सकता है, ठीक है। तीसरा है हवाई यात्रा के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय से किसी भी एयरलाइंस द्वारा अपनी पात्र हवाई श्रेणी में यह रियायत प्राप्त कर सकता है। तो सीधी बात है कि जो भी क्या कर्मचारी एयर के लिए एंटाइटल्ड है और जिस क्लास के लिए भी है तो उससे वो यात्रा कर सकता है। छठवा है, अब देखो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा। हवाई यात्रा के लिए पात्र ना होने वाले सरकारी कर्मचारी को
निम्नलिखित क्षेत्रों में भी मैं किसी भी एयरलाइंस द्वारा इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की अनुमति है। मतलब क्या है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए एंटाइटल नहीं है वो भी पात्र होंगे और इकोनॉमी क्लास से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपको शर्त दी गई है कि अगर आपको पहला है, अगर आपको पूर्वोत्तर में ट्रैवल करना है तो आप कोलकाता या गुवाहाटी से आप क्या लो भैया, प्लेन लोगे। क्या बोला है, आप अब ऐसा नहीं करोगे कि आप भोपाल में आप ज्वाइनिंग लिए हुए हो तो आप भोपाल से सीधी फ्लाइट पकड़ के आप चले जाओ। नहीं, आपको भोपाल से पहले या तो कोलकाता जाना पड़ेगा बाय ट्रेन या फिर गुवाहाटी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर आप प्लेन को लेके और घूमने जा सकते हो पूर्वोत्तर में। ऐसे ही अगर आपको अंडमान निकोबार जाना है तो आप कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम से फ़्लाइट को लेके आप जा सकते हो। और अगर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना है तो आप दिल्ली से और अमृतसर से फ़्लाइट को पकड़कर आप जा सकते हो। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको पूर्वोत्तर में जाना है तो आप कहाँ से फ़्लाइट ले सकते हो, अगर आपको पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार जाना है तो आप कहाँ से फ़्लाइट ले सकते हो, और अगर आपको जम्मू कश्मीर जाना है और लद्दाख जाना है तो आप कहाँ से फ़्लाइट ले सकते हो। समझ आ गया है। अब इसमें लिखा हुआ है, इन गैर हकदार कर्मचारियों के लिए उनके मुख्यालय से कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापत्तनम, दिल्ली, अमृतसर तक की यात्रा उनकी पात्रता के अनुसार की जाएगी। मतलब क्या है, इसमें है बोला गया है कि मैंने आपको बताया था, ऐसे कोई कर्मचारी भोपाल में है, ठीक है, अब उसको कहाँ पर जाना है, उसको नॉर्थ ईस्ट जाना है, नॉर्थ इंडिया उसको जाना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले तो कोलकाता जाना पड़ेगा, कोलकाता नहीं जाना तो उसको गुवाहाटी जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। अब वो भोपाल से कोलकाता तक कैसे जाएगा, तो भोपाल से कोलकाता तक वो वैसे जाएगा अगर वो ट्रेन के लिए एंटाइटल्ड है, जिस श्रेणी के लिए, जिस क्लास के लिए है, तो उसमें से वो ट्रैवल करके जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी गैर हकदार सरकारी कर्मचारी द्वारा एलटीसी पर अपने मुख्यालय से वो चारों स्थान जो मैंने आपको बताए हैं यात्रा के स्थान तक सीधी हवाई यात्रा के मामले में प्रतिपूर्ति मुख्यालय तैनाती के स्थान से निकटतम प्रासंगिक रेलहेड अर्थात कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई, विशाखापत्तनम तक यात्रा के स्थान के आधार पर पात्र श्रेणी के रेल किराए प्लस उसी रेल हेड से अगर आप इस जगह में यात्रा के स्थान तक इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया या मुख्यालय से के स्थान तक का वास्तविक हवाई किराया जो भी कम हो के अनुसार विनियमित की जाएगी। तो इसमें आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो क्या है, हवाई यात्रा के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब पात्रता नहीं रखता है ना, तो वो अगर वो चाहे कि हेड क्वार्टर से, जहाँ पर उसका हेड क्वार्टर है, वहाँ से वो सीधा कहाँ पर जाए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए उसको जाना है, तो डायरेक्ट फ़्लाइट से वो जा सकता है ना। अगर वो चाहे कि डायरेक्ट वो हेड क्वार्टर से अगर भोपाल में है और वो चाहे कि मैं भोपाल से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर जाऊं तो वो जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, मैं आपको बता दूं पहले तो, अगर वो हेड क्वार्टर से सीधा कहाँ जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये आप मान के चलो कि जो एक कौन जा रहा है हेड क्वार्टर से जम्मू एंड कश्मीर, वो जा रहा है जो एरोप्लेन मतलब जो हवाई यात्रा के लिए क्या है, पात्र है। अभी आपको याद रखना है कि किसकी बात हो रही है, जो हवाई यात्रा के लिए क्या है, पात्र है। लेकिन जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है वो क्या करेगा, पहले हेड क्वार्टर से कहाँ जाएगा, हेड क्वार्टर से जाएगा कहाँ पर, दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से कहाँ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर जाएगा, है ना। तो आप ये मान के चलो अगर वह हेड क्वार्टर से सीधा जम्मू एंड कश्मीर के लिए फ़्लाइट लेता तो उसकी फ़्लाइट पड़ती 5,000 रुपये की, और अगर वो हेड क्वार्टर से दिल्ली जा रहा है तो उसकी ट्रेन की टिकट लग रही है 2,000 रुपये, और दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर का टिकट कितना लग रहा है, 4,000 रुपये। तो इसमें उसको कितना लग रहा है, 5,000 रुपये, और इसमें इसको कितना लग रहा है, 6,000 रुपये। तो इसमें यह बोला गया है कि जिसमें भी उसको किराया कम लगेगा उससे वो यात्रा कर सकता है। मतलब अगर उसका जो खर्चा है वो उसका डायरेक्ट हेड क्वार्टर से जम्मू कश्मीर की फ़्लाइट में कम लग रहा है तो फिर वो डायरेक्ट फ़्लाइट ही लेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले वो दिल्ली जाएगा फिर दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए फ़्लाइट पकड़ेगा, तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा। समझ आ गया है। चलो अगला इसमें लिखा हुआ है, सरकारी कर्मचारी द्वारा पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार के लिए
हवाई यात्रा की अनुमति है, जैसा कि ऊपर पैरा 4 और 5 में उल्लेख किया गया है, चाहे वे भारत में कहीं भी एलटीसी के बदले में या अनुमति के अनुसार गृहनगर एलटीसी में के बदले रियायत का लाभ उठाएं। तो इसको हमने देख लिया है, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हवाई टिकटें अधिकृत ट्रेवल एजेंटों, हमने देखे थे 3 ट्रेवल एजेंट कौन कौन से, मेसर्स वामर लॉरी एंड कंपनी, है ना, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर और IRCTC से अगर वो क्या करता है अपनी टिकट बुक करता है ना। तो उसमें बताया गया है अगर अन्य एजेंसियों के माध्यमों से टिकट की बुकिंग की अनुमति नहीं है, मतलब आपको सिर्फ इन 3 ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से आपको टिकट की बुकिंग करानी पड़ेगी, है ना। फिर इसमें है विशेष छूट योजना के तहत सीधे अपने मुख्यालय नियुक्ति के स्थान से, आप जो 4 हमने जगह देखे थे, मैं यात्रा के स्थान तक हवाई यात्रा करने वाले गैर हकदार सरकारी कर्मचारियों को संबंधित रेलवे स्टेशन जैसे कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई, विशाखापत्तनम से यात्रा के स्थान जैसे आपका NER मतलब आपका हो गया ये पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार के लिए उड़ान और किराया विवरण वाले संबंधित वेब पेज का प्रिंटआउट लेना चाहिए, जहां प्रतिपूर्ति उद्देश्य से सीधी उड़ान बुक की गई है। यदि उड़ान टिकट उसी स्लॉट में उपलब्ध नहीं है तो अगले स्लॉट में उपलब्ध उड़ानों के विवरण का प्रिंटआउट रखा जा सकता है। तो इसको भी देखो, मैं बता रहा आपको डायग्राम से। ऐसे कोई सरकारी कर्मचारी है, वो क्या करेगा, जो नॉन टाइटल है, मतलब प्लेन के लिए जो टाइटल नहीं है, वो क्या करेगा, हेडक्वार्टर से पहले कहाँ जाएगा, कोलकाता जाएगा, फिर कोलकाता से कहाँ जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट जाएगा ना। लेकिन उसको हेडक्वार्टर से उसको सीधा नॉर्थ ईस्ट जाना है, ठीक है, उसको डायरेक्ट प्लेन से उसको जाना है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको जो उसने टिकट वगैरह बुक की हुई है उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। मतलब कैसा लेना पड़ेगा, सपोज उसको 30 तारीख को जाना है और उसने 25 तारीख को उसने टिकट बुक कर ली है अपनी, है ना। तो जैसे जाना है उसको, तो उसने 25 तारीख को क्या कर ली, अपनी टिकट उसने बुक कर ली है। तो उसको 25 तारीख का बताना है कि उसके हेडक्वार्टर से कोलकाता जाने के लिए उसका ट्रेन में कितना किराया लग रहा है, और फिर कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए उसका प्लेन में किराया कितना लग रहा है ना। तो अगर जो भी किराया कम होगा तो उसको मिल जाएगा, फिर चाहे उसका डायरेक्ट प्लेन से जाने में किराया कम हो या फिर उसको ऐसे बाय ट्रेन और फिर कोलकाता से बाय फ्लाइट जाने में लग रहा हो, ठीक है। ऐसे मामले में इसमें लिखा है, ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति प्रत्यक्ष यात्रा के लिए वास्तविक हवाई किराया या विशेष छूट योजना के पात्र किराया जो भी कम हो तक सीमित होगी। मतलब इसमें आपका जो भी कम होगा, अगर आपका डायरेक्ट वाई एयर अगर कम पड़ रहा है तो आपको वो मिलेगा, या फिर आपका पहले हेडक्वार्टर से आपको कोलकाता, फिर कोलकाता से वाई एयर अगर आपको कम पड़ रहा होगा तो आपको उसका रिम्बर्समेंट मिलने वाला है। समझ आ गया है। फिर इसमें अगला क्या लिखा है, इसमें लिखा है सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं और हवाई यात्रा करना चाहते हैं लेकिन विशेष छूट योजना के तहत नहीं, उन्हें भी बुकिंग समय सीमा की परवाह किए बिना ऊपर बताए गए 3 जो कि ATA के माध्यम से ही अपना हवाई टिकट बुक कराना होगा। मतलब क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है लेकिन उनको अगर हवाई यात्रा करना चाहते हैं वो, तो उनको जो हमने ऊपर 3 ट्रेवल एजेंटों के नाम देखे थे, अशोक देखे थे हमने, IRCT देखा था, और एक कौन सा देखा था हमने, बामर लॉरी एंड कंपनी। तो उनको इन कंपनियों एजेंसी से ही उनको अपनी टिकट बुक करानी होगी। हालांकि जो प्रतिपूर्ति वास्तविक हवाई किराया या सबसे छोटा मार्ग के लिए पात्र ट्रेन बस किराया जो भी कम हो तक सीमित होगा। मतलब वही है कि अगर आपका जो भी कम होगा, अगर बाय ट्रेन आपका कम किराया होगा तो आपको उसका प्रतिपूर्ति मिलेगा, और अगर आपका बाय एयर कम होगा तो आपको वो मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें एक लास्ट चीज़ और है कि इसमें लिखा है अविवाहित सरकारी कर्मचारी जो गृहनगर जाने के लिए LTC के लिए पात्र हैं, वे विशेष छूट योजना के तहत पूर्वोत्तर, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की यात्रा के लिए 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार गृहनगर
LTC को परिवर्तित करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो मतलब यह बोला गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को विवाह नहीं हुआ है तो वह भी इसके लिए क्या है, पात्र हैं। तो हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे नोट के रूप में हमने उनको देख लिया है। इनसे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आज हमने बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक था पढ़ लिया है। अब हम एक काम करेंगे, जो आपका जो नियम 13 है जिसमें हमको प्रतिपूर्ति के बारे में ही पढ़ना है, तो इसको हम अब कल से करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।